राम राम जी सारे ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर दोपहर का टाइम है फिर तो स्वागत करूँ हूँ। तो भाई आज की क्लास का मापी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल खातर जो कंप्यूटर के पर्सन है उनकी दूसरी क्लास वो लेके आए हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल खातर कंप्यूटर के। आज की क्लास का मैं भी आपको टॉप जो 50% है जो कि प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं, ठीक है, वो सारे के सारे पर्सन आज की क्लास का मैं कराएंगे। इन पर्सन PDF जो अपना टेलीग्राम चैनल है @J छोटे अक्षर में ARGT J टारगेट नाम था 91,000 सब्सक्राइबर पा जाएंगे। मेरी फोटो लगी पाओगे उसने ज्वाइन कर लियो, ठीक है। उड़ता हमने इन PDF पा जाएगी नुक्की नु विद सॉल्यूशन, ठीक है। अरे जो क्लास का मैं तो भाई मैं अच्छी डालता याद करवाया दूंगा। PDF का मैं सीधे परसेंट टिप्पण में याद को नहीं भूल जाओगे, ठीक है। ये देखो मैं स्टार्ट करा फटाफट से सारे के सारे। एक चीज और बताऊं, क्लास का में जितने ही पर्सन है सारे के सारे प्रीवियस ईयर के हैं। एक भी पर्सन में ना तो मेरी तरफ था बना के लिया ना नया लिया, सारे दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का मैं जो भी आए हैं। जो कर आधे पर्सन मैंने शायद परसों ली थी क्लास, परसों करवाई थी, आधे आज करवाई थी, ठीक है। टॉप 50% पाओगे तो हमना कई जने को लाइव क्लास क्यों खोल लेते जी। लाइव में भाई 50% है ना, इनमें टाइम गणा लग जाए क्योंकि मैं बीच में तारे कमेंट भी देखने लग जाए और भी सिस्टम लग जाऊँ कर तो 1.5 घंटा लग जाए, भी सारी ना 1 घंटा में निपटा दूंगा। पहला प्रश्न देखो, क्या MS Excel 2010 में रिबन बार में डैश टैब आपको बैक स्टेज व्यू में जंप करने की सुविधा देता है जिसमें आवश्यक फाइल संबंधी कमांड और एक्सेल के विकल्प होते हैं। MS Excel 2010 के अंदर क्या रिबन बार, देखो रिबन बार कौन सा बताया था, जैसे ही आप लोग एक्सेल की शुरुआत करोगे, मैंने कल परसों जब भी क्लास ली केस कहा था, जैसे ही आप लोग एक्सेल की शुरुआत करोगे तो जो सबसे ऊपर आता है, ये एक्सेल की शुरुआत करते ही जो सबसे ऊपर आता है उसको क्या बोलते हैं, रिबन। आप लोगों ने याद भी करवाया था, जैसे कोई भी प्रोग्राम कितने भी जाओगे सारे में पहले की रिबन आएगा तो रिबन काटना, ठीक है। MS Excel में ये आ गया आपका रिबन बार, देखो लिख भी रखा स्पेशल भाई, आपका रिबन बार जड़े होम इंसर्ट पेज लेआउट रही है। इसमें जैसे फाइल टैब है, देखो ये रहा फाइल टैब, ये लिख भी रखा लगता है ये आपका फाइल टैब है, ठीक है। थोड़ा सा और बड़ा भी करके दिखा देता हूँ, रुक जाओ तरती कदे ना दिखता हो कोई सा ना, 1 सेकंड रुक। ये आपका रिबन बार, ठीक है। और ये आपका फाइल टैब, यो फाइल टैब है। इवनु दे रखा है जो फाइल टैब है ना, के दे रखा है रिबन बार के अंदर जो डैश टैब है, कौन से टैब में आपको बैक स्टेज व्यू का मतलब है जो भी आपकी जैसे फाइल है ना एक्सेल के अंदर, जैसे आपकी एक्सेल के अंदर ये वाली फाइल है, ये जैसे फाइल खुली हुई है, ठीक है भाई, इसके अंदर आप के चेंज कर सकें, इसको सेव करना या वगैरह वगैरह जो भी करना है वो सारा का सारा बैक स्टेज व्यू के अंदर आता है, ठीक है। बैक स्टेज व्यू में जंप करने की सुविधा देता है भाई, इसके फाइल को सेव करना है डिलीट करना वगैरह वगैरह की सुविधा है उस टैब के अंदर होती है, जिसमें आवश्यक फाइल संबंधी कमांड कौन सी होगी भाई, इसको सेव करना डिलीट करना सेव एज वगैरह वगैरह। और एक्सेल के विकल्प होते हैं, एक्सेल के भी विकल्प हो भाई, आप इस ऐप को बंद करना चाहते हो या कोई चेंज करना चाहते हो वो किसके अंदर होते हैं, फाइल टैब के अंदर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, फाइल के अंदर। ये जो इस टैब के ऊपर जैसे आप दबाओगे ना, जिसके पास कंप्यूटर है वो आपका देख लियो ट्राई करके, जैसे इस टैब के ऊपर दबाओगे और सारे ऑप्शन पा जाएंगे, ओपन सेव एज और 100 डाल के ऑप्शन पाओगे। एक्सेल संबंधित भी जितने ऑप्शन सारे के सारे कड़ा फाइल याद को कर रखो, तो बेरा कोई भी चीज है। अब जैसे यो भी डॉक्यूमेंट, इस डॉक्यूमेंट में अगर कुछ भी चेंज करना, कुछ भी सिस्टम इसका करना, इसका बैक स्टेज व्यू का मतलब है इसके बैक के अंदर, यानी कि यहाँ पर नहीं फ्रंट स्क्रीन के ऊपर नहीं, बस फाइल थी सेव करना डिलीट करना वगैरह वगैरह सारा सिस्टम का होगा। फाइल का मैं तो होगा, फाइल का मैं होगा सारे चेंज, ठीक है। तो फाइल इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा फाइल टैब। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या MS Excel 2010 में डैश फीचर हमें आसन सेल का मतलब समझो, आसन सेल का मतलब साइड वाली सेल। कई जनों को इंग्लिश में करवा दो, देखो भाई इंग्लिश हिंदी अपना दिक्कत को नहीं आओ, मैं सारी चीज साथ के साथ बताने लग रहा। आसन का मतलब क्या हो, साइड वाली सेल, ठीक है। आसन का मतलब क्या हो, साइड वाली जो सेल हो है उसको बोलना, जैसे ये वाली सेल आप मान लो आप इस सेल के अंदर, हाँ ठीक है, अपना जो ब्लिंक करने वाला है ना जो टिक 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 टिक, वो मान लो अपना इस सेल का है, ये मान लो आप ना आसन का मतलब इसकी साइड वाली सेल के अंदर जाना है, ठीक है। यही तो दे रखा है भाई। अगर हमें आसन सेल के समूह में कंटेंट यानी कि जो भी इसके अंदर जैसे संख्यात्मक मान लो 5 है, ठीक है, इसका योग करने में सहायता कौन करता है, जैसे मान लो भाई हमें ये है और ये है, आसन का मतलब हो गया साइड वाली, जैसे आप इसके अंदर, हाँ, और आप ना इसका और इसकी जो साइड वाली जो संख्या है, अगर आप इन दोनों का योग करना है, योग का मतलब हो गया इन दोनों का अगर आप इन्हें जोड़ करना है, सम करना है, ठीक है, तो इसके लिए कौन से फॉर्मूले का यूज किया जाएगा, ऑटो सम का यूज किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सम का मतलब क्या हो, जोड़े तो वह है, तो ऑटो सम का यूज किया जाएगा। किसके अंदर किया जाएगा, अगर अपना एक्सेल के अंदर क्या है, आप जिस सेल के अंदर, जैसे एक्सेल के अंदर ये सेल तो हैं, अलग अलग कॉलम और रो का कॉम्बिनेशन सेल तो है, अगर आप इस सेल में हो और आपको अपनी साइड वाली सेल के अंदर
जो भी संख्या है, अगर आपको इस वाली और इस वाली दोनों का अगर जोड़ फाइंड करना है तो किसका यूज करोगे, ऑटो सम का भाई। अगला प्रश्न देखो क्या है, इथरनेट कार्ड। इथरनेट कार्ड है एक ऐसा नेटवर्क अडप्टर है जिसका उपयोग वायर्ड नेटवर्क का मतलब समझ गए, वायर्ड नेटवर्क मैंने परसों भी बताया था क्लास का, मैं जो धरती का अंदर जो पहला डाटेमा को कर दे वो ये वायरलेस वाले वाईफाई को नहीं आया कर दे, वाईफाई तो ये चल रहे हैं 7-8 साल पहला, उसका पहला क्या आया करता मतलब कि अंडरग्राउंड जैसे बीएसएनएल होया करता है ना, बीएसएनएल की तार दबिया करती धरती का नीचा, जरा अपने पानी के पाइप पर सीवरेज की लाइन दबी हो उड़े, ठीक है, और उड़ता फिर वो जो वायर होया करती ना, वो वायर अपना कंप्यूटर का में चिपया करती, नेट की वायर बोलो उसकी बोलो वायर्ड नेटवर्क, ठीक है, वह इंटरनेट की वायर होया करती। अब क्या है, को स्थापित करने के लिए किया जाता है, इसे डैश के रूप में भी जाना जाता है। अब जो इथरनेट जो कार्ड है ना उसका यूज कराया जाया करता वायर्ड नेटवर्क को स्थापित करने में। जैसे क्या होया करता, जो डायरेक्ट जो तार आया करती है ना धरती का मतलब बीएसएनएल की, वह उसका जो ऊको आया करता ना अगला जैसे ऊको, जैसे मान लो तरतीब के दिखाऊं, जैसे फोन है, अब ये फोन है जैसे इसकी या वायर है या इसी वायर इसकी, ये जो ऊक है ना, ये भी मान लो कंप्यूटर का हमेशा सुराख हो ना जिसका में ऊक गल जाए, ठीक है, तो इसलिए क्या करता है इसके ऊपर एक और चीज लगाई जाया करती जिसका नाम आया करता अडप्टर, नेटवर्क अडप्टर, जिसका नाम क्या था इथरनेट कार्ड, वो इसके ऊपर लगाया जाया करता और वो कंप्यूटर का में घुसाया करता। ये कंप्यूटर का स्लॉट तो चौड़ा होता मैंने बेरा है, तो कंप्यूटर का स्लॉट का मैं जैसे तमन्नू बेरा कंप्यूटर का किसा स्लॉट हो, पेन ड्राइव वाला जिसा हुआ है, ठीक है, उसका मैं पतली सी तार तो घुसा को नहीं, तो उसका खातर हमने एक अलग डिवाइस की जरूरत पड़ा करती जिसकी बोला करते इथरनेट। इथर से क्या बनेगा, इथर से जैसे अर्थ को नहीं होता ETH अर्थ, ठीक है, अर्थ का मतलब धरती का जो नेट होता है उसका जो कार्ड है उसका यूज किया जाता था। अब भाई इसको किस रूप के अंदर भी जाना जाता है, बस वो होया करता उस कार्ड थी उसको किस रूप में भी जाना जाता है, उसको नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के रूप के अंदर भी जाना जाता है। भाई नेटवर्क इंटरफेस का मतलब है जैसे मान लो ये आपकी वायर है, ये तो आपका कंप्यूटर का मुंह है, ठीक है, ये तो कंप्यूटर का मुंह जड़ा वायर गलेगी, ठीक है, ये आपकी मान लो या जो छोटी सी वायर है ये आपकी नेट वाली वायर है, या तो इसका में कौन घुस सकती, इसका मुंह को नहीं सेम बनता, तो बीच में है यो इथरनेट कार्ड का यूज कराया जाया करता, इसका एक पासा तो ईसा मुंह आया करता, ठीक है, एक पासा ईसा मुंह आया करता, ठीक है, तो यानी कि यो इसका में घुस जाता और आड़ता इसका में घुस जाता, तो नो करके यानी कि इंटरफेस का मतलब दोनों तरफ है, दोनों तरफ फेस का काम कराया करता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अगला प्रश्न देखो, अगला के क्रोम ब्राउजर में डाउनलोड विंडो खोलने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। ये अपना मेरा क्रोम ब्राउजर तो बताए थे मैंने परसों धरती दिखाऊं, ब्राउजर क्रोम ब्राउजर का तो बेरा हुआ था ना, क्या करो था ब्राउजर देख के कड़ा गया यार, धरती दिखा देता हूँ, कई जने ना बेरा को नहीं ना ब्राउजर होगा के हैं, रहने दो ना बेरा तो ये ठीक। क्रोम ब्राउजर तो हमने देखा तारा फोन का मैं नू करके यार एक नू आया अगर उसका नू बनया आया अगर क्रोम ब्राउजर, ठीक है, मोजिला फायरफॉक्स देखा उस पर वह क्या बोले अगर गिलहरी सी छपी हुआ है, ठीक है, अलग अलग डाल के ब्राउजर हुए हैं। तो जो ब्राउजर हो ना, ब्राउजर का मतलब होता है मेरा जिसका मैं नेट चल वगैरह वगैरह, तो उसके अंदर मान लो अपना डाउनलोड विंडो खोलनी है, जो करता हम है फोन रखो तारे माँ बाबू जिनके माँ बाबू पढ़े लिखे हो कि आपका छोरा का फोन वानू देखा है क्रोम ब्राउजर का मैंने डाउनलोड के करोड़ा है, तो हमने बेरा तम कौन सी चीज़ डाउनलोड करा करो, जंगली चीज़ डाउनलोड करा करो, ठीक है, क्रोम ब्राउजर का मतलब कौन सी चीज डाउनलोड करो, जंगली चीज डाउनलोड करो, समझ गए होगे जंगली चीज कौन सी है, और जंगली चीज तक कुकर याद रखो Ctrl+J, J फॉर जंगली, ठीक है, और J फॉर जंगली चीजें, तो ऑप्शन नंबर 1 रख लो। याद करने की ट्रिक बताई है, कदे नु समझो भाई है, ये सिर्फ याद करने के लिए बताई है आपकी, Ctrl+J को अगर आप लोग प्रेस करोगे तो आपको जो भी जंगली चीजें जो आप लोग देखते हो अपने क्रोम ब्राउजर के अंदर, तो आपको उनका पता लग जाए तो हम कौन सी जंगली चीजें हैं, मतलब तारे माता पिता नु मेरा पड़ जाए तो हमने कौन सी जंगली चीजें हैं देखी हैं भाई, ठीक है, इसलिए इसका उपयोग है किया जाता है। एक सेकंड रुक जाओ भाई, अगर मैं ठीक है, ये होगी चीज क्लियर, Ctrl+J, जेता जंगली इस डालते इस याद रख सको, जैसे ही आप कंप्यूटर में Ctrl+J दबाओगे अपना दिख जाए डाउनलोड में किक के डाउनलोड करो ना। अगला प्रश्न देखो, क्या MS Excel 2010 की वर्कशीट में इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। आपको इंसर्ट हाइपरलिंक होता क्या है, पहली चीज तो ये बात है हाइपरलिंक क्या है। जैसे मान लो आपने जैसे कहीं पर भी जैसे मान लो आपने कोई भी एक्सेल के अंदर आपने कोई भी फाइल बना दी, ठीक है, जैसे ये आपने कोई भी फाइल बना दी, ठीक है,
ये आपने जैसे भाई इसके अंदर यहाँ पर 4 5 6 कुछ भी लिख दिया, फाइल बना दी। अब क्या है, अब आपको मान लो इस जो फाइल है आपने क्रिएट करके सेव कर दी कंप्यूटर में, अगर आपको ये फाइल इंटरनेट के ऊपर चढ़ा के इसका कोई लिंक बनाना है, जैसे मैं मान लो भाई अगर मैंने www.jangli.com लिखूंगा तो सर्च कर दिया मेरे पास ये वाली फाइल खुल जाएगी, ठीक है। तो यानी कि जो आपका MS एक्सेल या MS वर्ड जो भी है आपका, उसकी फाइल को नेट के साथ जो कनेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, उसको हाइपरलिंक बोलते हैं। आ गया समझ में? जो आपके फाइल है उसको जो नेट के साथ जो कनेक्ट करा है उसके क्या बोलना है, हाइपरलिंक बोलना है। तो हाइपरलिंक वाला जो अगर बॉक्स खोलना है आपको MS जो एक्सेल 2010 इसकी वर्कशीट के अंदर, जो इसकी वर्कशीट जो कोरिया वर्कशीट है, ठीक है, इसके अंदर आपको इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स, भाई यहाँ पर आपको कोई लिंक जोड़ना है पेज के ऊपर, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मान लो भाई आपको वेबसाइट के ऊपर से भी कोई चीज है वो आपके पेज के ऊपर जोड़नी, जैसे नुको नहीं था कई बार नो आया है कि भाई आपके पास कोई PDF फाइल और उसके ऊपर नो भी लिखा है क्लिक हियर टू डाउनलोड दिस, यानी कि जो वेबसाइट का लिंक है वो भी आपके पेज के साथ जुड़ सकता है हाइपरलिंक के द्वारा। अब उन्होंने देखा भाई आपको अगर वेबसाइट का लिंक अपने पेज के ऊपर ऐसे जोड़ना है तो उसके लिए आपको कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करना पड़ेगा, ये प्रश्न पूछेगा, इसका बताओ भाई कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करके है आप लोग डायरेक्ट उसको जोड़ सकते हो। सिंपल सा है, बिल्कुल बिल्कुल। देखो भाई इसका सही आंसर हो जाएगा आपका Ctrl+K, ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। Ctrl+K को अगर आप लोग प्रेस करोगे तो आप लोग डायरेक्ट जो भी आपका वेबसाइट का जो भी पन्ना है उसने अपने जो आपकी वर्कशीट है वर्कशीट के साथ कनेक्ट कर सको, ठीक है। Ctrl+K, K को कैसे याद रखो भाई, K हाइपरलिंक, लिंक में भी तो पाछा K आने लग रहा है, हाइपरलिंक लिंक क्या आने लग रहा है, ठीक है। तो Ctrl+K थी अगर दबाओगे तो वेबसाइट का पन्ना है आपका इसके साथ है, फाइल के साथ है, लिंक हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो क्या, MS एक्सेल 2010 वर्कबुक में अगली सीट पर जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाना है। जैसे वर्कबुक में अगली सीट कैसे, देखो तरतीब सिखाता हूं कैसे है। अब जैसे मान लो ये है, अब आपके पास मान लो ये वाली सीट खुल रही है, अब आपके पास मान लो ये वाली सीट खुल रही है और आपको मान लो एक नई सीट चाहिए, इसके ऊपर मान लो आपकी पूरी वर्गी, ठीक है। अब आपको एक नई सीट चाहिए, तो नई सीट पर जाने के लिए शॉर्टकट की मतलब नई सीट पर ऐसी ऐसी फ्रेश सीट चाहिए बिल्कुल खाली, तो उसके लिए शॉर्टकट की कौन सी है, Ctrl+पेज डाउन, ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोग Ctrl+पेज डाउन का मतलब समझ गए होगे, जैसे भाई ये वाला पेज खुल रहा है आपका, ठीक है। अभी जैसे आपके पास एक्सेल के अंदर ये वाली सीट खुल रही है, अब आपको नई सीट चाहिए, तो नई सीट तो यहाँ पर नीचे मिलेगी, ठीक है। यानी कि पेज को अगर आप डाउन करोगे, अगर कंट्रोल का जो पेज अप है पेज डाउन है, यानी पेज को ऊपर तले करने वाली चीज को आप कंट्रोल कर लो तो आप लोग आसानी से अपने उसके ऊपर नए पेज के ऊपर जा सकते हो। तो Ctrl+ अगर पेज डाउन दबा देते हो तो आप लोग अगली सीट के ऊपर पहुंच जाओगे भाई। आपका ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाए। अगला प्रश्न देखो क्या है, डैश फील्ड प्रेषक के पते को इंगित करता है, अर्थात जिसने ईमेल भेजा। प्रेषक का मतलब होता है भेजने वाला, यानी कि सेंडर। प्रेषक को इंग्लिश में क्या बोलना, सेंडर। जैसे जिसने भी ईमेल भेजी है, ठीक है, उसको कौन सी चीज है मतलब कि इंडिकेट करेगी। इंगित का मतलब है इंडिकेट करना, ठीक है। ये तो समझ में आने लग रहा होगा कई जनों को, तो इंग्लिश में लेके आओ, हिंदी में यार तावन प्रश्न ना समझा करो, इंग्लिश का मरट्टे मारने की कोशिश ना कराया करो। प्रश्न थी समझो बस, स्टेटमेंट के प्रश्न दिमाग में होना है, तो चाहे इंग्लिश में चाहे हिंदी में, सब लैंग्वेज में समझ में आ जाए, ठीक है। ताम गणे अंग्रेज ना बात, हिंदी अपनी राष्ट्रभाषा उसका सम्मान कराया करो, इंग्लिश में करवा जाओ। डैश फील्ड प्रेषक के पते, प्रेषक का मतलब है सेंडर जो भेजने वाला है, ठीक है, उसके पते के बारे में कौन सी चीज बता हुआ है। तो फ्रॉम, ईमेल के अंदर जो फ्रॉम नाम का जो चीज होती है ना, फ्रॉम का मतलब भाई इसके द्वारा भेजा गया है, ठीक है। बस सेंडर कौन है, मतलब ईमेल किसने भेजी, किसके द्वारा भेजी गई, फ्रॉम। लोगों कहते हैं ईमेल कहां से आई, उसके द्वारा आई है, यानी कि उसने भेजी, तो भेजने वाला का मतलब पता कहां पर लिखते हैं, फ्रॉम के अंदर। और जिसके पास ईमेल भेजनी है, जैसे भाई मुझे आपके पास ईमेल भेजनी, तो उसको कहां पर लिखेंगे, टू। भाई मैं उसको ईमेल भेजने लग रहा हूं, यानी कि टू, यानी मैं तेरे को ईमेल भेजने लग रहा हूं, ठीक है। ये चीजें होती है, इनबॉक्स के अंदर आपकी ईमेल आती है। अगला प्रश्न, MS वर्ड 2010 में पैराग्राफ को दाहिनी और अलाइन करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे MS वर्ड है, ये एक्सेल नहीं है, वर्ड है, ठीक है। MS वर्ड के अंदर क्या, जैसे मान लो आपको जो पैराग्राफ आपको पता है वह कहां से स्टार्ट हो, जैसे मतलब MS एक्सेल के अंदर वो वर्ड के अंदर ऐसे ये टिक 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 एक ब्लिंकर हुआ है, झप 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 करी जाओ। मान लो आपने लिखना शुरू किया ABCDEFG कुछ भी ऐसे ऐसे करके आपने एक पूरा पूरा पैरा लिख दिया। अब आपने पैरा हमेशा कहां से स्टार्ट हो है, पैरा हमेशा कहां से स्टार्ट होता है, यहां से लेफ्ट साइड से स्टार्ट होता है। ये आपकी लेफ्ट साइड है, ठीक है, ये आपकी मिड साइड है और ये आपकी राइट साइड है, ठीक है।
पैरा हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है, आपके लेफ्ट साइड से होता है MS एक्सेल के अंदर, ठीक है। अगर आपको ये पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट करना है आखिरी में, जैसे मान लो यहाँ पर 2 अक्षर लिखने की जगह है A और B, अगर आपको पैराग्राफ की जो अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट का मतलब अभी ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट की वजह आपको अगर राइट साइड में लेके जाना है तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करें, R फॉर राइट, यानी कंट्रोल प्लस में आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए। कंट्रोल प्लस में अगर R दबा दोगे तो पैरा है आपका राइट साइड के अंदर आ जाएगा भाई। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या, MS वर्ड 2010 में ओपन फाइल को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट है उसका उपयोग किया, कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस S के समकक्ष है। कंट्रोल प्लस, जैसे आपको पता है फाइल जब सेव करते हो, ठीक है, फाइल जब सेव करते हो तो तब क्या है, कंट्रोल प्लस S दबाते हो तब भी आपकी फाइल सेव हो जाती है। तो उसके अलावा और कौन सी शॉर्टकट की है भाई, अगर आप उसको भी दबा दो तो भी आपकी फाइल सेव हो जाएगी। एक तो ये तो है, ये तो सबको पता है कंट्रोल प्लस S से फाइल सेव होता है, S फॉर सेव। उसके अलावा कौन सी की है बस जिसको दबाने से है आपकी जो फाइल है वो सेव हो जाएगी, ये प्रश्न पूछेगा, जल्दी बताओ भाई। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, शिफ्ट प्लस में F12। अगर आप लोग शिफ्ट प्लस में F12 की का अगर प्रयोग करो हो, ठीक है, इस को कर याद रखोगे भाई, शिफ्ट F12 भाई, ये जो फाइल थी आप ना सेव करनी है, सेव का मतलब अब हम इसको शिफ्ट कर देंगे, नुको नहीं भाई, मान लो भाई हम तो घर शिफ्ट करने लग रहे भाई, यहाँ से दूसरी जगह जाने लग रहे, अब आप लोग घर शिफ्ट करोगे तो सबसे पहले अपने सारे सामान को सेव करोगे, तो उसी प्रकार से आप लोग अगर फाइल सेव करो हो तो फाइल को शिफ्ट करने के लिए सबसे पहले फाइल को सेव करना पड़ेगा। और F12 बहनों का 12 बज गए, ये तो फाइल सेव कर ले, चल मकान दोपहरी हो रही है शिफ्ट कराएंगे, यानी F12 भाई 12 बज गए, आजा मकान शिफ्ट करने लग रहे हैं, तो फाइल लाना सेव कर ले, तो ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला के है MS एक्सेल 2010 वर्कशीट के सेल में समय के साथ वर्तमान तिथि प्रदर्शित करने के लिए उस दिन बताया था, समय के साथ वर्तमान तिथि यानी कि बोथ आपकी जो मतलब कि दोनों उस दिन बताई कौन थी, अगर दोनों डेट एंड टाइम अगर दोनों को हमें यहाँ पर मतलब कि MS जो अपनी सीट है, सीट के अंदर अगर अपने को दोनों डेट एंड टाइम दोनों चीज़ों का अगर यहाँ पर हमें लिखा हुआ दिखाना है तो उसके लिए कौन सी की का प्रयोग करेंगे, नाउ का करेंगे, ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट हो जाए। नाउ का प्रयोग कहाँ पर होता है, जब आपको डेट और टाइम दोनों चीज़ों को दिखाना था तो किसका प्रयोग होता है, नाउ का। तो और ओनली डेट का दिखाना हो तो कमेंट करके बताइए कौन सी का प्रयोग करना है। अगला, जब MS वर्ड 2010 का कोई डॉक्यूमेंट पहले से खुला है, मान लो वर्ड के अंदर MS वर्ड है, जो वर्ड के अंदर मान लो कोई भी डॉक्यूमेंट, एक्सेल नहीं है, वर्ड है, ठीक है, वर्ड के अंदर मान लो कोई भी डॉक्यूमेंट खुल रहा है, जैसे मान लो तो हमने कोई भी फाइल बनाई थी तारे कर्म कांडा की, तो हमने जो भी कांड करे तो हमने उनकी मान लो कोई भी फाइल बनाई थी और वो फाइल तारी इसका मन सेव है और वह हमने भी सेव करके तो हमने MS वर्ड के अंदर खोल ली, जो कंप्यूटर का मैं सेव थी तो हमने इसका मैं चेंज करने वाला तो हमने खोल ली उसका मैं, ठीक है। तो कोई डॉक्यूमेंट पहले से खुला हुआ तो नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का, यानी भाई यहाँ पर पहले से कोई डॉक्यूमेंट है, अब आपको एक और नई फाइल खोलनी है, ठीक है भाई, ये फाइल तो होगी पुरानी, अब आपको नई फाइल खोलनी तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की का, कंट्रोल प्लस N, N से क्या बन गया न्यू, N से न्यू भाई, नई फाइल खोलने के लिए कंट्रोल प्लस N का है प्रयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न देखो क्या है, MS एक्सेल 2010 में डैश मानों का रेफरेंस या एरे में अवलोकित करता है, भाई कौन सा है जो है मतलब कि जैसे मान लो MS एक्सेल में डैश है मानों को, मानों का मतलब है जितनी भी वैल्यूज होती है ना MS एक्सेल के अंदर, MS एक्सेल के अंदर जितनी वैल्यू, जैसे मान लो ये आपकी एक्सेल शीट है, ये आपकी एक्सेल शीट है और इसके अंदर मान लो कोई भी वैल्यू है, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया आपकी 10 11, ये आपकी वैल्यूज है, मान का मतलब क्या है वैल्यू, ठीक है, वैल्यू है, वैल्यू को रेफरेंस या एरे में अवलोकित करता है। रेफरेंस या एरे का मतलब होता है, एरे ये कंप्यूटर की अलग लैंग्वेज होती है, ठीक है, एरे होगी और आपकी C लैंग्वेज, C+ लैंग्वेज, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, कोडिंग वाली लैंग्वेज होती है, ठीक है। इनके अंदर अगर इन चीज़ों को पूछाना है, जैसे ये वैल्यूज है, इनको अगर इन कोडिंग वाली लैंग्वेज के अंदर देखना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, मैच टूल का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर सी मैच का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए, मैच टूल का प्रयोग करते हैं अगर हमें क्या है भाई इस वैल्यू को इसके अंदर आपको दिखाना है, ठीक है, जो आपकी नॉर्मल जो ये वैल्यू है इनको रेफरेंस या एरे के अंदर दिखाना है तो हम किसका प्रयोग करें, मैच का मतलब इसको कैसे याद रखोगे, बता नॉर्मल डॉक्यूमेंट है, इसको कंप्यूटर की लैंग्वेज के अंदर तब्दील करना तो इन दोनों को मैच करना पड़ेगा तभी कंप्यूटर की लैंग्वेज के अंदर तब्दील होगा, तो मैच टूल का प्रयोग इसके अंदर होगा भाई। अगला प्रश्न है, MS एक्सेल 2010 में पहले से विद्यमान फाइल को खोलने के लिए, मान लो कोई भी फाइल इसके अंदर पहले से कंप्यूटर के अंदर पड़ी है और अब आपको खोलनी है MS एक्सेल के अंदर, ठीक है, तो उसके लिए कौन से ऑपरेशन का है उपयोग किया जाता है, यानी कि कौन सी चीज का है प्रयोग किया जाता है, ओपन का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए, ओपन का। अगर आपको कोई भी
देखो फर्क है, अगर आपको कोई नई फाइल खोलनी है, कोई भी नई फाइल खोलनी है तब तो न्यू का प्रयोग किया जाएगा, और शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस न्यू, कंट्रोल प्लस न्यू है, कंट्रोल प्लस एन वो इसकी शॉर्टकट की है। सेव की क्या है, कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस एस ये इसकी शॉर्टकट की है। और अलग से क्या बताई थी भाई, शिफ्ट करांगे मकान 12 बज गए, ये तो सेव कर ले, यानी कि शिफ्ट प्लस F12, ठीक है, ये इसकी एक और शॉर्टकट की है। अब ओपन के लिए क्या है, कंट्रोल ओ, शॉर्ट फॉर्म भी पूछ लेगा, कंट्रोल प्लस ओ को अगर दबा दोगे तो आपकी फाइल है ओपन हो जाएगी। ओपन देखो इसका में फर्क है, न्यू का में तो आपकी नई सीट आओगी, नई सीट बिल्कुल जो ब्लैंक सीट होगी ना, जमानो खाली जिसका में कुछ भी ना भरिया हो वह आओगी। और ओपन का मैं क्या है, जैसे मान लो तमना जिसका में कुछ काम करे तमने कुछ ना कुछ डाटा भर दिया भाई 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और कुछ नया डाटा काल आना है तो तम इसकी सेव करके कंप्यूटर में धर दोगे, तो काल तम इस फाइल थी जो दोबारा ओपन करोगे ना MS एक्सेल के अंदर, तब किसका प्रयोग करेंगे, ओपन वाले टैब का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला के MS वर्ड 2010 में दाईं ओर के कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए, दाईं का मतलब है राइट साइड के कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए, राइट साइड का कैरेक्टर कौन सा, जैसे ये है, ये इस तरफ कौन सा है, जैसे इस तरफ कौन सा आपका लेफ्ट है, ठीक है, और इस तरफ कौन सा आपका राइट है। अगर आपको मान लो ये ई वाला जो चीज है ये मिटोनी है तो आप किसका प्रयोग करो, या तो बैक स्पेस का या डिलीट टैब का, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए। तो डिलीट का दबाओ, डिलीट दाब दिए ई कट जाए, दोबारा फिर डिलीट दाबो ये टी कट जाएगा, ठीक है। तो इसका प्रयोग करो या किसका प्रयोग करो, बैक स्पेस का है प्रयोग करोगे भाई। अगला प्रश्न, MS एक्सेल 2010 वर्कशीट में एक ही सेल में नई लाइन आरंभ करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग। जैसे मान लो ये आपकी सेल है, आपको दिखाता हूं, जैसे MS एक्सेल के अंदर ये आपकी सेल है, ठीक है, ये आपकी सेल है, और इस सेल के अंदर मान लो आपको एक ही सेल के अंदर नया काम, मतलब अगली लाइन शुरू करनी है। कैसे, जैसे ये आपकी सेल है, ठीक है, सेल दिखा अपना, जैसे ये वाली सेल है, अब जैसे यहाँ पर लिख दिया मैंने 1 2 3 4, लेकिन अब मुझे इस दूसरा नंबर वाली सेल है ना, इसका मैं कौन जाना, ठीक है, मना यह चीज़ है जो झमझम कर डंडा, यो डंडा मना नीचा की तरफ आड़े लेके आना, या सेल नू मतलब बड़ी हो जानी चाहिए, तो उसका खातर कौन सी की का प्रयोग कराएंगे, तो हम समझे हो बात ना। जैसे आप कीबोर्ड के अंदर अगर आप जैसे पैराग्राफ, अपना कोई भी पैराग्राफ है, जैसे अपना कोई भी पैराग्राफ, जैसे MS आपका जो वर्ड होता है, वर्ड के अंदर जैसे आप लोग यहाँ पर लिखने लग रहे हो कट, मान लो अपना आड़ जो पूरी लाइन कौन लिखी, अपना आड़ता है, अगर मान लो आड़ नीचा आना है तो आप लोग किसका एंटर दबाया करो, एंटर दबा दिया आड़ नीचा आ जाएगा आपका झमझम। तो नू पूछा है आप कौन सी की का प्रयोग करो। अब आपकी मान लो अब ये ऐसे कॉलम बने हुए, ऐसे ऐसे सेल बनी हुई, अगर आपको इसी सेल के अंदर और भी नीचे जाना है, मतलब अगली सेल का मैं कौन जाना, इससे सेल का मैं नीचा जाना है, तो उसका खातर कौन सी की का प्रयोग करोगे, बताओ भाई। अगर आपको इसी सेल के अंदर अगर आगे जाना है तो उसके लिए कौन सी जो की है उसका प्रयोग करो, ये प्रश्न पूछेगा, इसका आंसर बताओ फटाफट से क्या आएगा। देखो भाई, इसका सही आंसर क्या हो जाए आपका Alt प्लस एंटर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए। अगर आप लोग Alt प्लस एंटर दबाओ, अब MS वर्ड के अंदर आप लोग जब नॉर्मली आते तब आप सिर्फ अगर एंटर दबाओगे तो भी काम चल जाता है, लेकिन एक्सेल के अंदर नीचे आने के लिए किसका है, Alt प्लस एंटर का है प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। लोगों का अटले मैं नीचा आने लग रहा हूँ, एंटर का मतलब क्यों है नीचा आना, ठीक है, एंटर का मतलब है क्यों है इसके अंदर भाई नीचे आना, अगली लाइन के ऊपर जाना, अगली लाइन के अंदर एंट्री लेना, ठीक है। नो के Alt से अटले मैं नीचा लग रहा हूं अटले, तो यानी कि Alt प्लस एंटर का। अगला प्रश्न देखो, अगला कि डैश को आसानी से इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटरों में फैलाया जा सकता है, इस तरह के हमलों से आपका सिस्टम क्रैश हो सकता है या आपका महत्वपूर्ण डाटा डिलीट हो सकता है। महत्वपूर्ण डाटा डिलीट और किस चीज को फैला सकते हैं हम लोग, वायरस को फैला सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी है आपका करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न के ईमेल में डैश फील्ड उस ईमेल के उद्देश्य को इंगित करता है। उद्देश्य का मतलब है जैसे मान लो आपको किसी के पास कोई भी ईमेल भेजनी है तो आपका पर्पज क्या है, आपका ईमेल का सब्जेक्ट क्या है, आपके ईमेल का उद्देश्य क्या है, आपका क्या पर्पज, आप किस पर्पज से ईमेल भेजने लग रहे हो, आपकी जो ईमेल उसका टाइटल क्या है, तो उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, सब्जेक्ट से करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाए। ईमेल के अंदर आपको किसी के पास भी अगर कुछ भी भेजना तो उसको सब्जेक्ट से, जैसे मैं आपको दिखाता हूं, जैसे ईमेल खोल ली मैंने, ठीक है, मैंने अब किसी के पास भी कोई भी नई ईमेल भेजनी है, जैसे यहाँ पर कंपोज से होती है नई ईमेल भेजना। अब जैसे यहाँ पर अगर मुझे नई ईमेल भेजनी है तो क्या है, अब जैसे देखो ये रहा, ये सब्जेक्ट 2 के अंदर से, तो आप लोग ये देखो भाई 2 के अंदर से क्या हुआ, 2 के अंदर तो आपको लिखना होता है कि भाई आप लोग ईमेल भेजने किसको लग रहे हो। 2 के अंदर यहाँ पर आपको उसकी ईमेल आईडी लिखनी हुआ है। सब्जेक्ट के अंदर आपको लिखना होगा आपकी जो ईमेल का टॉपिक क्या है, आप लोग किस उद्देश्य से ईमेल भेजने लग रहे हो, और यहाँ पर आपको सारा जो भी अपना जो है भाई
जो भी चीज़ आप लिखना चाहते हो भेज दो और बाद में यहाँ पर सेंड के ऊपर क्लिक करके आप लोग ईमेल भेज सकते हो। आपको अगर कोई फोटो या फाइल अटैच करनी है तो ये जो ये सितार सा का निशान सा पर है ना, घुंघरू सा गोल गोल तार सा, इसका ऊपर दाब के आप लोग कुछ भी चीज़ अटैच कर सकते हो। ठीक है, ये सिस्टम होगा ईमेल का। आ गया समझ में? अगला देखो भाई, अगला प्रश्न है MS एक्सेल 2010 के संबंध में गलत, ये मैं गलत इकट्ठा गया। ठीक है, मैं ये अलग अलग है भाई। ठीक है, समझ जाइए, अलग अलग में गलत विकल्प का चयन कीजिए। MS एक्सेल 2010 के संबंध में से कौन सी चीज़ है गलत दे रखी है, यो है भाई MS एक्सेल 2010 में हम किसी भी सेल के अंदर कमेंट नहीं डाल सकते, ये चीज़ गलत है। बाकी तीनों की तीनों चीज़ें सही है, हम किसी भी सेल के अंदर कुछ भी डाल सकते हैं। ये हम किसी भी सेल के अंदर कमेंट नहीं डाल सकते, क्यों नहीं डाल सकते, हर चीज़ के अंदर कुछ भी डाल सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, ये देखो ये आ गया दोबारा, हम F12 का प्रयोग करके फाइल को सेव कर सकते हैं। मैंने बताया था ना 12 बज गए, मकान शिफ्ट करना है, आ जाओ सबको में सेव कर लो, तो F12 से सेव कर सकते हैं। MS एक्सेल हम इंसर्ट टैब से एक टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। टेबल को इंसर्ट कहाँ से, इंसर्ट का मतलब है भाई एक्सेल के अंदर कोई नई टेबल खोलना, इंसर्ट करके लाना। ठीक है, MS एक्सेल 2010 में नई फाइल को खोलने के लिए Ctrl+N का उपयोग किया जाता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाए भाई, जो सा गलत है। MS वर्ड 2010 में स्पेल चेक रन करने के लिए है कौन सी की का प्रयोग है। आपको मान लो भाई, आपको जैसे MS वर्ड है, वर्ड और एक्सेल दोनों के अंदर फर्क है। आपने आप कोई भी पैरा लिख दिया ABCD राम श्याम श्याम, आपको नू देखना भाई मेरी स्पेलिंग सारे की सही है कौन है, तो उसकी की है F7। अगर आप लोग F7 की को दबा दो, F7 का मतलब नू को नहीं उड़ा जो F है, F वाला बटन और 7 है, F7 नाम तो ऊपर की हो कीबोर्ड मानो, F1 F2 F3 F3। ठीक है, इस डालता F जो F7 नंबर वाली की है, अगर आप उसकी दबा दोगे तो अपन स्पेलिंग दिख जाए इसका में कौन सी स्पेलिंग सही है और कौन सी गलत है। गलत स्पेलिंग अपना अलग दिख जाए भाई, ये स्पेलिंग तेरी गलत है। ठीक है, इसलिए याद को रखो भाई 7 भाई सहज डालता, इसका मैं जितना भी ये पूरा पूरा वन है, वन का मतलब पूरा पूरा जो जंगल है। ठीक है, इसका मैं सहज डालता, सहज का मतलब हो गया आराम आराम से पूरे को चेक कर ले भाई कहाँ पर कोई गलती है या नहीं। तो ठीक है, F7 कुकर याद रखो, F7 7 से सहज डाल से इस पूरे पूरे वन का मतलब इस पूरे पूरे पैराग्राफ को चेक कर ले कहीं कोई गलती तो नहीं है। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है, एक IPv4 का IPv4 पता है कितने बिट का होता है। IPv4 पता, इसको देखो कैसे याद रख लोगे, ये जो 4 है ना, इस 4 का क्यूब कर दो, 4 चौके 16। ठीक है, 16 चौक ना 4 का क्यूब को नहीं हो गए, इसका आंसर 32 आना, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। इस कुकर याद रखो, इस याद रखो, पहला 4 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, और उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 चौके 16, 16 दूनी 32। ठीक है, 32 इसका आंसर आ जाएगा IPv4। ठीक है, यानी कि ये जो 4 है, 4 का पहले स्क्वायर कर दो और फिर उसको 2 से गुणा कर दो। सीधा तो याद रखना यार, 2 है सारी जगह। 4 के ऊपर पहले 2 पावर लगा दी, 4 का स्क्वायर, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दी, यानी 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32, यानी कि 32 का है आपका 32 बिट का होता है एक IPVR। ठीक है, अगला प्रश्न, MS एक्सेल 2010 फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स। फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स होता क्या है एक्सेल के अंदर, अभी दिखाता हूं आपको। MS एक्सेल के अंदर जो फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स होता है वो क्या हो, जैसे आपको मान लो फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स ये है आपका फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स। जैसे मान लो भाई आपको कुछ भी फ़ॉन्ट का मतलब है, जैसे आपने जो भी डाटा लिख रखा है, ये आपका पूरा पूरा फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स है, ये रहा। ठीक है, फ़ॉन्ट से संबंधित अगर यहाँ पर इस एरो के ऊपर दबा दो तो आप पूरा पूरा बॉक्स खुल जाए। अगर आपको फ़ॉन्ट डायलॉग फ़ॉन्ट का मतलब क्या, जैसे जो भी आपने यहाँ पर ABCD जो भी लिखा है, ठीक है, ये फ़ॉन्ट हो, इन फ़ॉन्ट बोलो कंप्यूटर की लैंग्वेज। अगर आपने इनका में कुछ भी चेंज करना है, जैसे भाई बोल्ड करने, बोल्ड का मतलब भाई अक्षर मोटे मोटे बनाने, तो B पर दाब दो बोल्ड हो जाए। इटैलिक का मतलब ये अक्षर अपना टेढ़े बनाने, नो कई जन टेढ़े अक्षर लिखा कर, ABCD टेढ़े अक्षर लिखा कर, तो इटैलिक पर दबा दो। U का मतलब इस इनका नीचे अगर अंडरलाइन लगानी है बहनों, जो कि हमने लाइन लगा रखी, तो U पर दबा दो। तो ये जो फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स है, ये आपका फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स। भाई आप लोग जो भी फ़ॉन्ट आपके उसका आप लोग कोई भी चेंज कर सको हो। ठीक है, तो जो फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स है, एक सेकंड रुको देख लिया खोल के है। फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में निम्नलिखित में से कौन सी फ़ॉन्ट स्टाइल उपलब्ध नहीं होती। भाई कौन सी फ़ॉन्ट स्टाइल को नहीं, बोल्ड हुआ है ईबे पे दिखाई थी, इटैलिक भी हुआ है, रेगुलर भी हो, रेगुलर का मतलब जो नॉर्मल फ़ॉन्ट हो है वो। ठीक है, लेकिन सुपर बोल्ड नहीं होती, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फ़ॉन्ट जो डायलॉग बॉक्स उसके अंदर कौन सा फ़ॉन्ट वाला डिजाइन नहीं होता, जो सुपर बोल्ड हुआ है वो वाला नहीं होता, ओनली बोल्ड होता है। बोल्ड का मतलब अक्षरों को मोटे करना, इटैलिक का मतलब अक्षरों को टेढ़े करना, रेगुलर का मतलब जो नॉर्मल है वैसे के वैसे। ठीक है, सुपर बोल्ड कभी भी नहीं होता, उसकी बजाय अंडरलाइन वाला होता है, अंडर नीचा अंडरलाइन लग जाए। अगला प्रश्न देखो, MS वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा अलाइनमेंट विकल्प आपके टेक्स्ट को मार्जिन के बीच समान रूप से वितरित करेगा। भाई जैसे मान लो भाई आपने, जैसे मान लो भाई
आपको बताता हूं मैं। अगर आपको जैसे कोई भी आपने टेक्स्ट लिख दिया, जैसे भाई यहाँ पर ये है, ये मैंने सारा का सारा टेक्स्ट लिख रखा है, टेक्स्ट का मतलब ये सारे के सारे मैंने वर्ड लिख रखे हैं। अब अगर मैं चाहता हूं इनके बीच में स्पेस बराबर हो, मार्जिन मतलब अगर जैसे आपका जो साइड में जो सारा ये मार्जिन, जैसे मान लो भाई यहाँ पर भी ऐसे है, ठीक है, यहाँ पर भी एक स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए भाई, ये अक्सर है अलाइनमेंट आपका आड़ आना चाहिए, ठीक है भाई, टी आड़ इसका टै आड़ा खत्म होना चाहिए, ठीक है। यो मतलब इतना आप पे कम ज्यादा इनका स्पेस ना आप पे कम ज्यादा करके जो साइड में जो अलाइनमेंट है ना, अलाइनमेंट का मतलब लेफ्ट साइड में स्ट्रेट लाइन बना दे जो करिए बन रही भाई, ए की सीधाई में वी है फिर रू है, ठीक है, नुए राइट साइड में भी सीधी लाइन बना देगा, टै ना भी आड़े ले आ जाएगा, ठीक है। तो इस डालते जो अलाइनमेंट है ना दोनों तरफ, मार्जिन का मतलब है दोनों तरफ के जो स्पेस है इसको बैलेंस करके, ठीक है। तो भाई कौन से टाइप का यूज कराएंगे दोनों तरफ की जो अलाइनमेंट है इसको अच्छे से करने के लिए भाई, अलाइन राइट, सेंटर, जस्टिफाई या अलाइन लेफ्ट। देखो भाई सिंपल सा है वो, बहुत ही आसान। बताओ बताओ। देखो भाई तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जस्टिफाई, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मतलब कि भाई आप ही जो एक्सेल है जो अपनी फाइल आप ही उसकी खुद ही करना लग रहे हैं भाई, तू जस्टिफाई कर ले तना लेफ्ट साइड जाना है, राइट साइड जाना है, कुकर करना था ना आमना सिर्फ नू चाहिए भाई, तू लेफ्ट साइड भी एक बराबर सीधी लाइन बनावा है, राइट साइड भी एक बराबर सीधी लाइन बनावा, जो बीच में तेरा मार्जिन है जो स्पेस है उसने तो अपने आप जस्टिफाई कर ले, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अलाइन राइट से क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस आर दबाने से ये राइट साइड में चल जाएगी, ठीक है, सेंटर से सेंटर में आ जाएगा ये, ठीक है, अलाइन लेफ्ट से लेफ्ट साइड में चल जाएगा, जस्टिफाई से क्या अपने आप है बैलेंस हो जाएगा। अगला क्या, एमएस एक्सेल 2010 में डैश समूहकृत वैल्यू वाला ऐसा टेबल है जो एक या अधिक एस तत्व श्रेणियों के भीतर किसी अति विस्तृत टेबल के अलग आइटमों का है संचय करता है। मान लो भाई जैसे आपका जैसे किधर क्या है भाई, इसका सही आंसर हो जाए पिवट टेबल, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाए पिवट टेबल। ये किधर एमएस एक्सेल के अंदर जो पिवट जो टेबल है ना, पिवट जो टेबल है वो क्या है, समूहकृत वैल्यू वाला ऐसा टेबल। समूहकृत का मतलब है इसका ग्रुप बनाए हुई, ठीक है, समूह का मतलब ग्रुप के अंदर बनाई हुई ऐसी टेबल का एक ग्रुप है, ठीक है, जो एक या अधिक एस तत्व श्रेणियों के भीतर किसी अति विस्तृत टेबल के अलग अलग आइटमों का संचय करता है। जैसे मान लो भाई आपकी जो अलग अलग जैसे टेबल है ना, टेबल अलग अलग जैसे टेबल है, विस्तृत टेबल के अलग अलग आइटमों का संचय करता है। कोई मान लो जैसे कि 7-8 टेबल हैं, ठीक है, 7-8 टेबल हैं ऐसे ही डालता, ठीक है। मान लो भाई इस टेबल के अंदर तभी अपना सिर्फ एक खास चीज चाहिए, ठीक है, और इस टेबल के अंदर जैसे मान लो मैंने याली चीज चाहिए, इस टेबल का मतलब मैंने याली चीज चाहिए, इसका मतलब मैंने याली चाहिए। तो ये अलग अलग टेबल की जो खास चीज है ना उनको जो अलग से जो संग्रहित करके रखता है, ग्रुप बना के रखता है, यानी उनका अलग से जो संचय करता है उसको क्या बोलते हैं, पिवट टेबल बोलते हैं। इसको याद करो, पिवट, पिवट से पीना, ये जो टेबल है ये सब कुछ पी जाती है, इसको चाहे कुछ भी दे दो, किसी टेबल का कुछ दे दो ये उसी को पी जाती है, यानी पिवट टेबल। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाए। अगला के एमएस वर्ड 2010 में सेल्स को, जितने भी सेल्स हैं ये एमएस, अच्छा वर्ड आ गई, ठीक है, एक्सेल नहीं है वर्ड के अंदर भी जैसे जो टेबल होती है ना, टेबल के अंदर भी सेल होते हैं, ठीक है। सेल्स को डैश करने का अर्थ है कि आसन सेल को उसके बाद एक एकल सेल के रूप में माना जाता है, भले ही वह एकल सेल के रूप में नहीं रहे हो। भाई यहाँ पर ये वर्ड गलत छप रहा है मेरे साथ, आड़ एक्सेल ही आओगा, ठीक है। तो जैसे मान लो ये आपका एक्सेल है, एक्सेल के अंदर जो सेल है, वर्ड के अंदर भी होती है टेबल, वर्ड के अंदर जब आप टेबल बनाते हैं उसके अंदर भी सेल आती हैं, उसके अंदर जो इनको बोलते हैं इनको भी सेल ही बोलते हैं, ठीक है। वर्ड के अंदर जो टेबल होती है इसको भी क्या बोलते हैं, सेल ही बोलते हैं, और चाहे एमएस आपका एक्सेल हो, ठीक है। तो सेल्स है, सेल्स को डैश करने का अर्थ है कि आसन सेल, आसन का मतलब मैंने बताया था जो साइड वाली जो सेल है वो, ठीक है, आसन सेल को उसके बाद एक एकल सेल जो सिंगल सेल है के रूप में माना जाता है, भले ही वह एकल सेल के रूप में नहीं हो। जैसे मान लो भाई क्या करने के बाद होता है, मर्जिंग करने के बाद होता है, ऑप्शन नंबर सी हो गया मर्जिंग। देखो अभी बताता हूं, मर्ज का मतलब हो गया भाई उन चीजों को आपस में मर्ज करना, यानी कि चिपकाना। जैसे नुको ना भाई, मान लो ये 2 सेल हैं, मान लो जैसे आपके 2 सेल मान लो कि हैं ये, जैसे या एक सेल नहीं आ रही है या एक सेल नहीं आ रही है, इन दोनों सेलों को अगर मैं मर्ज कर दूंगा, मर्ज का मतलब इनकी जो बीचली लाइन है हटा दूं, इनको एक कर दूंगा, ठीक है, तो इसको क्या है, इसको एकल सेल के रूप में है, मतलब कि भले ही वह एकल सेल के रूप में नहीं रहे, मतलब कि इनको क्या है उसके बाद एक एकल सेल के रूप में माना जाता है, यानी कि इनको एक सिंगल सेल माना जाएगा चाहे वो एकल सेल ना हो, ठीक है। इन दोनों को क्या एक सिंगल सेल माना जाएगा, कब माना जाता है, जब इनको क्या मर्ज कर देते हैं, यानी कि ये वाली जो सेल, जैसे ये वाली सेल है और ये वाली सेल अगर मैं इनको मर्ज कर दूंगा तो इनको एक ही सेल तो माना जाएगा, ये बीचला हट जाएगा, ठीक है, ये क्या है, ये एक सेल बन जाएंगी, तो मर्जिंग वाला होता है, ऑप्शन नंबर 6 का करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखो क्या, डैश इज द इंटर कंपनी कम्युनिकेशन ऑफ बिजनेस डॉक्यूमेंट्स इन ए स्टैंडर्ड फॉर्मेट। ठीक है, मान लो आपको जैसे आपके पास 2-3 कंपनियां, एक कंपनी ये है, दूसरी कंपनी है, तीसरी कंपनी ये है, ठीक है, और आपको इन कंपनियों के अंदर आपस में कम्युनिकेशन का मतलब आपस में अपना डाटा ट्रांसफर करना, बातचीत करनी है बिजनेस डॉक्यूमेंट्स के लिए। जैसे मान लो आपका बिजनेस भाई, आपकी कंपनी के भाई ये शेयर है वगैरह वगैरह, इस डॉक्यूमेंट्स को अगर आपको क्या है स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर शेयर करना है, जैसे आपकी कंपनी है, आपको इस दूसरी कंपनी को अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको शेयर करने हैं, तो आप लोग किसके माध्यम से करोगे, ये प्रश्न पूछेगा, इसका बताओ भाई, आप लोग किस चीज के माध्यम से अपने डॉक्यूमेंट शेयर करोगे। देखो भाई, इसका सही आंसर है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म हो कंप्यूटर तक दूसरा कंप्यूटर का अगर आप डाटा ट्रांसफर करते हो, कौन सी फॉर्म हो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म हो, और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर हम लोग क्या डाटा को इंटरचेंज करने लगे, यानी कि एक्सचेंज करने लगे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या, ईमेल का डैश फील्ड उसे उस ईमेल के प्राप्तकर्ता को इंगित करता, इंगित का मतलब है भाई उसको दर्शाने लग रहा है, ठीक है, उसको दिखाने लग रहा है, वो उसको मतलब कि अलग से स्पेसिफाई करने लग रहा है भाई ईमेल का कौन सा फील्ड है भाई, वो किसको दर्शाता है भाई, ये ईमेल किसके पास जाएगी। ठीक है, तो किस कौन सी दर्शाते, टू वाला ऑप्शन नंबर 1 बताया था, अभी दिखाया था भाई। फ्रॉम के अंदर क्या था, फ्रॉम के अंदर भेजने वाला होता है, टू के अंदर जिसके पास ईमेल भेजी जाएगी वो। ठीक है, और जो आपका सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के अंदर अपने जो भी आपका ईमेल का जो टॉपिक है भाई, क्या हेडिंग आपके भाई, आपका मकसद क्या है ईमेल भेजने का, वो लिखा जाता है। ठीक है, तो ये होता है फ्रॉम के अंदर से भेजने वाला, तो इसका अंदर आंसर हो जाएगा 2। अगला क्या, एमएस वर्ड 2010 में डैश एक छोटा अनुकूलन योग्य टूल बार है जो प्राय उपयोग किए जाने वाले कमांड जैसे सेव, अंडू, रीडू आदि को प्रदर्शित करता है। भाई मतलब कि कौन सा टूल बॉक्स है जो कि ये जो की है ना, जो अलग अलग, जैसे सेव वाली की होगी, ठीक है, अंडू का मतलब हो गया भाई, जैसे मान लो आपने कोई भी चीज़, जैसे यहाँ पर आपने जैसे मान लो भाई यहाँ पर लिख रखा था सेव, ठीक है, और मैंने इसके ऊपर हाथ मार दिया, हाथ मार के मिट गया। अगर आपको दोबारा से लेने हैं तो आप अगर कंट्रोल अंडू पर दाब दोगे तो ये चीज़ वापस से आ जाएगी, वापस से सेव लिखा जाएगा, कंप्यूटर आप पे आप ले आ जाएगा। ठीक है, रीडू का मतलब दोबारा से वो करना, आदि को प्रदर्शित करता तो क्या है, क्विक एक्सेस टूल बार, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाए। वर्ड के अंदर क्या होता है, क्विक एक्सेस टूल बार होता है जिसके थ्रू आप ये सारे के सारे प्रोग्राम कर सकते हो। ठीक है, इधर होता है क्विक एक्सेस टूल बार जिसके माध्यम से आप लोग ये जितनी भी चीज़ें ना, अंडू, रीडू होता, तो ये रहा, देखो ये रहा ऊपर, ये रहा, ये जो टूल बॉक्स होता है ना ऊपर, ये रहा क्विक एक्सेस टूल बार, इधर होता है, ये इस तरफ से एक एरो होते हैं ऐसे, इसका मतलब है अंडू, ठीक है, इसका मतलब है रीडू। ठीक है, और इधर ये आपकी फाइल के अंदर कुछ भी जैसे सेव वगैरह करना है और सिस्टम। ठीक है, तो ये इस डाल से इसको क्या बोलते हैं आप लोग, क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, इसको किस नाम से जाना जाता है, क्विक एक्सेस टूल बार। देखो ये लिख भी रखे ऊपर नाम अलग से, ये रहा क्विक एक्सेस टूल बार, ये रहा, दिख गया, ये इसी को जाना जाता है। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला देखते हैं, मजा आओ कौन आंदा क्लास में, पर्सन दिमाग में घुसा, कौन घुस देता रहा, ये हो गया भाई क्विक एक्सेस टूल बार। अगला प्रश्न देखो क्या, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली सर्विस नहीं है। भाई कौन सी सर्विस है जो कि इंटरनेट के द्वारा प्रदान नहीं की जाती, तो जो कि इथरनेट है, इथरनेट है वो इंटरनेट के द्वारा थोड़ी ना प्रदान की जाती। इथरनेट तो एक ऐसा डिवाइस है जो कि आपकी धरती के अंदर से जो तार हुआ है और जो कंप्यूटर के अंदर से जो तार उन दोनों आदि जोड़ने खातर है इथरनेट का प्रयोग। ये कोई वो थोड़ी है ना, नेट की चीज़ थोड़ी है ना, है ये तो एक डिवाइस है जो कि दोनों को कनेक्ट कर रहा है, ये नेट थोड़ी न देवा है। तो कौन सा विकल्प इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने, इंटरनेट वाले थोड़ी न देवा, इंटरनेट अपना खुद का लिया और खुद चिपो। ठीक है, इंटरनेट वाले तो कनेक्शन दे इसका है, FTP वर्ल्ड वाइड वेब और ईमेल, ये सारे के सारे कहीं इंटरनेट की चीजें हैं। अगला प्रश्न देखो अगला क्या है, चूज द रॉन्ग ऑप्शन इन रिलेशन टू सेल। जो सेल है जैसे ये आपकी सेल होती है, इस सेल के बारे में गलत चीज वो बतानी है। एनी इन्फॉर्मेशन यू एंटर इन ए स्प्रेडशीट विल बी स्टोर्ड इन ए सेल। कोई भी आप इन्फॉर्मेशन स्प्रेडशीट के अंदर लिखोगे वो सेल के अंदर इकट्ठी हो जाएगी। सेल्स कैन कंटेन टेक्स्ट सच एज लेटर, नंबर एंड डाटा, बिल्कुल सही है, सेल के अंदर तीनों की तीनों चीजें आ सकती हैं। सेल कैन कंटेन टेक्स्ट सच एज लेटर, नंबर बट नॉट डेट्स। ठीक है, ये चीज भी हो सकती है, बस डेट अगर हम ना लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सेल्स कैन कंटेन फॉर्मेटिंग एट्रीब्यूट्स दैट चेंज द वे लेटर, नंबर एंड डेट्स आर डिस्प्लेड, ये चीज भी बिल्कुल सही है। तो यानी कि एनी इन्फॉर्मेशन यू एंटर इन विल बी स्टोर्ड इन सेल, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। ये बात करेक्ट नहीं है, बस जरूरी करो में सेल के अंदर वो चीज स्टोर होगी। स्टोर कब होगी, जब हम लोग उसको सेव करेंगे तभी स्टोर होगी। वैसे अगर हम लोग ऐसे लिख देंगे तो लिखने से कोई भी इन्फॉर्मेशन सेल के अंदर स्टोर नहीं होती। जब तक हम उसको Ctrl+S दबा के सेव नहीं कर लेते तब तक कोई भी इन्फॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन है सेल के अंदर स्टोर आपकी नहीं होती भाई। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या, MS एक्सेल 2010 में निम्नलिखित व्यंजक में का आउटपुट क्या है। इसका आउटपुट क्या, आउटपुट का मतलब है अगर हम लोग एक्सेल के अंदर जैसे जो ये सेल होती है, इस जैसे अलग अलग सेल हुए हैं, इस सेल के अंदर अगर मैं ये वाली जो चीज़ लिख दूँ, ठीक है, अगर मैं ये वाली चीज़ अगर मैं लिख देता हूँ तो इसका आउटपुट क्या आएगा। ये सिंपल सी आपकी चीज़ है, ये जैसे आप लोग मैथ के अंदर करते हो ना, आप लोग देखो भाई, आप लोग जो मैथ के अंदर करो है ना, वही सेम टू सेम करना है। बराबर का मतलब है बराबर, इसका मतलब हो गया आपका डिवाइड का निशान, ठीक है, इसका मतलब हो गया आपका मल्टीप्लाई का निशान, प्लस का मतलब हो गया प्लस और माइनस का मतलब हो गया माइनस, ठीक है। आपको ये ऑपरेशन करना, सबसे पहले क्या करते हो आप लोग, डिवाइड करो हो तो यानी कि 9/6 हो गया, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई करो हो 4 से, उसके बाद +3 -1, सबसे पहले ये वाला ऑपरेशन करोगे, 2 3 6 2 दूनी 4 बोर्ड मास के हिसाब से, और 9 दूनी 18 या फिर 3 3 9 3 दूनी 6, इधर बच गया 6 6 + 3 -1, सबसे पहले एडिशन होगा, ठीक है, बोर्ड मास AS, पहले एडिशन 6 3 9 -1 कितना हो गया आपके पास 8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, 8 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक जना नुका भाई, पिछला प्रश्न में आपने गलती कर दी, पिछले प्रश्न के अंदर An information you enter in a spreadsheet will be stored in a cell. Cells can contain text such as letter, number, but not dates. बिल्कुल भाई गलती कर दी, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा भाई। आपको ये बताना था ना भाई कौन सा है सेल के बारे में सही नहीं है, तो सेल्स कैन कंटेन, देखो ये दिखने तो लग रहा है भाई, मेरे से गलती होगी, माफी चाहूँ, इसके अंदर साफ साफ दिखने लग रहा है सच एज लेटर, नंबर और डेट। सेल के अंदर लेटर भी आ सके, नंबर भी आ सके, डेट भी आ सके। डेट की मैंने बताई थी, नाव वाला टैब दबाओ तो डेट और टाइम दोनों के दोनों छपे आ जाएंगे, ठीक है। और तीसरा में देखा भाई सेल के अंदर नोट डेट नहीं आ सकती, और ये 2 चीज़ आ सकती, तो यह चीज़ गलत है आपकी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाए भाई, डेट भी आ सके हैं, ठीक है, वो आपका सही है। अगला देखो भाई, MS एक्सेल 2010 में किसी रो को सेलेक्ट करने के लिए डैश शॉर्टकट कुंजी का उपयोग, यानी कि कौन सी शॉर्टकट की का, आपको मान लो जैसे ये है, ये आपकी MS एक्सेल की सीट है, ठीक है, सीट के अंदर ये अलग अलग सेल हैं, सेल के अंदर रो कौन सी होती है, मैंने बताई थी आपको, रो जो लेफ्ट से राइट जाती है इनको क्या बोलते हैं, रो, ऊपर से जो नीचे आते हैं उनको क्या बोलते हैं, कॉलम। तो उन्होंने पूछा अगर आपको सिर्फ इस रो को सेलेक्ट करना, आपको जैसे मान लो ये चीज सेलेक्ट करनी है, तो इसके लिए आपको कौन सी शॉर्टकट की है उसको दबाना पड़ेगा, ये प्रश्न पूछेगा, इसका बताओ भाई। अगर आपको सिर्फ रो को सेलेक्ट करना है तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करोगे। देखो भाई, इसका सही आंसर है शिफ्ट प्लस स्पेस बार, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। शिफ्ट प्लस अगर हम लोग स्पेस बार दबाएं, शिफ्ट स्पेस बार, यानी कि जो स्पेस, इसको याद कर रखोगे, स्पेस बार जो बटन को नहीं होता है उसका, मैं कीबोर्ड का मैं, यानी इसको याद कैसे रखोगे, शिफ्ट बस जो स्पेस है, यानी कि जो स्पेस है ये सारा का सारा जो स्पेस, ये स्पेस ये सारा का सारा स्पेस है, बस जैसे ये बीच में डंडा आ रहा है, ये सारा का सारा शिफ्ट होगी, पूरी की पूरी एक लाइन में शिफ्ट हो जाए सारा का सारा स्पेस, ठीक है। तो शिफ्ट प्लस स्पेस बार दबाओगे तो पूरी जो ये रो है आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। अगला के डैश फंक्शन इज यूज्ड इन MS एक्सेल 2010 फॉर राउंडिंग द नंबर्स डाउन। आपको मान लो जितने भी MS एक्सेल के अंदर जितने भी नंबर हैं, ठीक है, उनको आपको मतलब कि जैसे क्या है MS एक्सेल 2010 फॉर राउंडिंग द नंबर डाउन, जितने भी नंबर हैं, जैसे MS एक्सेल की जो भी सीट है, ठीक है, इसके अंदर जितने भी नंबर हैं, अगर आपको उनको है नीचे लेके जाना, सारे के सारे नंबर, जैसे ये यहाँ पर है, यहाँ पर, इन सारों को यहाँ पर एक जगह इकट्ठा करना नीचे की तरफ, तो किसका यूज करें, फ्लोर का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। कैसे करें, फ्लोर का मतलब फर्श भी तो वह है, ठीक है, यानी कि फर्श पर लाने के लिए किसका यूज करेंगे, नीचा फर्श से हुआ, फर्श पर लाने खातिर किसका यूज करोगे, फ्लोर का यूज है करोगे। अगला के MS वर्ड 2010 में सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट, सेंटर के लिए किसका यूज होगा। अगर आपको जो कोई भी टेक्स्ट है वर्ड के अंदर, अगर आपको इसको सेंटर के अंदर लाना है तो किसका यूज करोगे, Ctrl+E का यूज करोगे। बच्चे इसका मैं क्या गलती करें, सी देख के Ctrl+C करके सेंटर थ्रोप दिया, मैंने सोचा सीधा सेंटर है तो Ctrl+C, नो। राइट के लिए राइट अलाइनमेंट यानी Ctrl+R, लेफ्ट के लिए Ctrl+L और सेंटर के लिए Ctrl+E है। Ctrl+E का प्रयोग आपका किया जाता है भाई, ठीक है। सेंटर के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, आपका Ctrl+ जो E है उसका प्रयोग आपका सेंटर अलाइनमेंट के लिए किया जाता है भाई। देखो भाई, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है, अगला है टेक्स्ट एडिटर्स एंड टेक्स्ट फॉर्मेटर्स बिलोंग टू विच कैटेगरी ऑफ कंप्यूटिंग। बस जैसे मान लो आपको कोई भी टेक्स्ट, जैसे ये आपने लिख रखा है, आपको इसको एडिट करना है, एडिट का मतलब है जैसे फॉर्मेटर है, इसको मैंने मिटो के या फिर इसके अंदर अक्सर इसके मोटे करने, टेढ़े करने वगैरह वगैरह करना है, तो ये कौन सी मतलब कंप्यूटर की कौन सी चीज के अंदर आता है, ये वर्ड प्रोसेसर्स के अंदर आता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए। बट टेक्स्ट का मतलब क्यों, वर्ड है तो वहाँ ये जितने भी वर्ड हैं FOR ये वर्ड हैं, ठीक है, इन वर्डों को है इनके अंदर कुछ भी चेंज करना
करना है तो उसके लिए हम लोग वर्ड प्रोसेसर का है यूज करेंगे भाई। अगला है MS एक्सेल 2010 में चयनित टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। भाई इसको आपको बोल्ड करना, मैंने बताया था ना भी बोल्ड करने के लिए किसका यूज करो ये, अगर आपको क्या है टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो Ctrl+B का यूज करोगे। ऑप्शन नंबर बी है आपका करेक्ट जवाब। बोल्ड यानी कि अक्षरों को मोटा करना बताया था। इटैलिक के लिए Ctrl+I का यूज करो यानी कि टेढ़े टेढ़े अक्षर बन जाए। अंडरलाइन के लिए Ctrl+ जो यू वाला निशान था, ठीक है, उसका यूज करोगे। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा या सेवाएं हैं? कौन सी है जो कि इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा? वेबसाइट इंटरनेट वाले देव हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल ईमेल भी देव हैं, समाचार समूह न्यूज ग्रुप या चर्चा समूह जो न्यूज ग्रुप हैं, दोनों के दोनों अलग अलग है, समाचार समूह और न्यूज ग्रुप। तो कौन सी जो चीज है वो इंटरनेट के द्वारा दी जाती है, प्रश्न पूछा गया भाई। देखो भाई इसका सही आंसर क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर डी सी करेक्ट हो जाए। 1 2 3 4 तीनों की तीनों चीजें वो इंटरनेट के द्वारा दी जाती है। अखबार भी आए हैं ऑनलाइन, ठीक है, चर्चा समूह यानी कि जो व्हाट्सएप ग्रुप हो गए वो भी आए हैं, ठीक है। अगला देखो क्या है, ऑनलाइन कन्वर्सेशन इन विच यू आर इमीडिएटली एबल टू सेंड मैसेज बैक एंड फोर्थ टू वन अनदर इज कॉल्ड। मतलब कि जैसे मान लो कोई भी ऑनलाइन सर्विस है जिसके अंदर आप लोग मैसेज आ भी गया और फिर भेज भी दिया, लगातार आप लोग चैटिंग कर सकते हो, उसको क्या बोलते हैं? चैट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए। चैटिंग करने वाले को क्या बोलते हैं? कौन सी ऑनलाइन सर्विस है? चैट है, उसको चैटिंग बोलते हैं भाई। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव MS वर्ड 2010 फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध नहीं होता? कौन सा जो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में बोल्ड हुआ है वो है भाई, ठीक है, इक्वलाइज कैरेक्टर हाइट या इटैलिक भी हुआ है, स्ट्राइक थ्रू या इक्वलाइज कैरेक्टर हाइट। बताओ इसके अंदर से कौन सा है? MS एक्सेल सॉरी MS वर्ड है के? MS वर्ड के अंदर कौन सा कैरेक्टर है नहीं होता? बताओ भाई। देखो भाई तो इक्वलाइज कैरेक्टर हाइट है, ये आपका नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए। स्ट्राइक थ्रू भी होता है। स्ट्राइक थ्रू का मतलब है जो भी जैसे आपके वर्ड है ना, वर्ड के अगर बीच तक अगर लाइन पास करनी है ना, नो सेंटर बीच से बीच, ठीक है, उसको स्ट्राइक थ्रू बोलना है। और अगर नीचा करना है तो उसको अंडरलाइन बोलना है। तो कैरेक्टर हाइट यानी कि जो वर्ड है, जितने वर्ड है इनकी हाइट सेम रखने का ऐसा कोई भी टूल नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला क्या, MS वर्ड 2010 में रिव्यू टैब के प्रूफिंग ग्रुप में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है? रिव्यू टैब भी होता है, जैसे MS वर्ड है, वर्ड और एक्सेल लगभग सेम में हुआ है, तो जैसे इसका ये रिव्यू टैब है, कहां पर? ये रहा आपका रिव्यू टैब, ये रहा। तो रिव्यू जो टैब है यानी इसके ऊपर दबाओगे आप लोग, रिव्यू टैब के ऊपर है, तो रिव्यू टैब के अंदर क्या पूछा गया है? एक सेकंड रुक जाओ। रिव्यू टैब के अंदर जो प्रूफिंग ग्रुप में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है? रिव्यू टैब के अंदर एक प्रूफिंग वाला विकल्प होता है, ठीक है, और उसके अंदर निम्नलिखित में से कौन सी चीज है वो उपलब्ध नहीं? ये प्रश्न पूछा गया, जल्दी बताओ भाई। कौन सा विकल्प है उपलब्ध नहीं होता रिव्यू प्रूफिंग वाले के अंदर? सिंपल सा है, देखो भाई इसका जो आपका कमेंट वाला ऑप्शन है ये कहीं पर भी नहीं होता। रिव्यू टैब के अंदर वर्ड काउंट भाई अक्षर कितने हैं वो गिनना, एडिटर थिसोरस, ये सारे के सारे हों, लेकिन कमेंट वाला ऑप्शन आपका नहीं होता भाई, ठीक है। उसके बाद देखो अगला क्या है, जीमेल में जब आप कोई संदेश प्राप्त करते हो और मूल प्रेषक का मतलब भेजने वाला, ठीक है, और अन्य सभी प्राप्तकर्ता है जिनके पास ईमेल भेजी गई हैं को 2 या CC लाइनों पर नया संदेश भेजना चाहते हैं तो आप क्या उपयोग करो? यानी कि अगर उनको आप 2 या CC मतलब कि आपने जो मतलब कि भेजा था 2 या CC लाइनों पर नया संदेश, मतलब कि जिसके पास आप लोगों ने संदेश भेज रखा है उसी के पास अगर आपको दोबारा से नया संदेश भेजना है तो उसके लिए आप लोग किस ऑप्शन का प्रयोग करो? रिप्लाई ऑल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जैसे आपने जैसे मान लो आपके पास किसी का संदेश आ गया, आपको उसी के पास दोबारा से संदेश भेजना है तो आप लोग किसका? रिप्लाई ऑल का प्रयोग करोगे भाई। इन सभी के पास, भाई बहुत सारे लोगों के पास ये तो भेजा है, और अन्य सभी प्राप्तकर्ता का मतलब है बहुत सारे जो लोग हैं जिनके पास ईमेल गई है उन सारों को, ठीक है, तो किसका प्रयोग करें? रिप्लाई ऑल का। अगला के निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल 2010 में एक फंक्शन नहीं है? भाई कौन सा है MS एक्सेल 2010 के अंदर एक फंक्शन नहीं है? बताओ भाई कौन सा फंक्शन है MS एक्सेल 2010 के अंदर नहीं? ये प्रश्न पूछेगा, इसका बताओ भाई।
देखो भाई इसका सही आंसर हो जाए एवरेज, एवीजी। एवीजी नाम का कोई भी फंक्शन नहीं है, बाकी मैक्स, सम और एवरेज तीनों के तीनों आपके फंक्शन है। एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है AVERAG, पूरा पूरा लिखना पड़ता है, ये AVG से नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या, MS एक्सेल 2010 में डाटा टेबल पर डैश ऑपरेशन का उपयोग केवल उन रो को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है जो कुछ शर्तों को पूरा करती हैं और अन्य रो छिपी होती हैं। तो किसका प्रयोग किया जाता है? आपका फिल्टर का। मतलब जैसे मान लो आपको कोई स्पेशल चीज निकालनी है, ठीक है, रोज, रोज का मतलब तो समझ गए, जो ये लेफ्ट टू राइट हो इनकी रो बोलना है। अगर आपको इनके अंदर से कोई स्पेशल चीज निकालनी है अलग से, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करें? फिल्टर का प्रयोग करें। भाई हमें ये चीज है अलग से चाहिए है, ठीक है। अगला प्रश्न, और इसका प्रयोग किसका में होगा? शॉर्ट का प्रयोग किसका में? अगर आपको अगर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर उनको पूरी लाइन को शॉर्ट आउट करना है। अगला, MS एक्सेल 2010 में डैश का उपयोग सीट के भीतर टेक्स्ट खोजने के लिए किया जाता है। अगर आपको जैसे कोई भी सीट है आपके एक्सेल की, इसके अंदर अगर आपको कुछ भी फाइंड करना है तो फाइंड के लिए Ctrl+F का प्रयोग है किया जाता है फाइंड के लिए। अगला प्रश्न क्या है, जीमेल में जब आप कोई संदेश प्राप्त करते हो और किसी ऐसे व्यक्ति को संदेश भेजना चाहते हो जो 2 या CC लाइनों पर न हो, तो आप किसका उपयोग करते हैं? वो जो कि 2 या अगर 2 या CC लाइनों पर हो तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? रिप्लाई ऑल का प्रयोग करते हैं। और जो अगर 2 या CC लाइनों पर ना हो, जो 2 या CC लाइनों पर ना हो, मतलब कि आपको किसी नए व्यक्ति के पास चीज को भेजना है, तो हम लोग किसका प्रयोग करें? फॉरवर्ड का प्रयोग है करते हैं, ठीक है। मान लो अगर आपको जैसे किसी के पास से ईमेल आई, ठीक है, 2 या CC का मतलब है भाई जिसके पास है उसने ईमेल भेजी हुई है। अगर आप उन सभी के पास दोबारा से ईमेल भेजना चाहते हो तो आपको सिर्फ रिप्लाई ऑल करना है। और आपको किसी नए व्यक्ति के पास ईमेल भेजनी, वही सेम टू सेम आगे फॉरवर्ड करनी, तो उसको फॉरवर्ड के माध्यम से भेजते हैं। अगला, MS वर्ड 2010 में रोज और कॉलम में डाटा की व्यवस्था को डैश किया जाता है। रोज और कॉलम है वर्ड के अंदर, इनके अंदर जो डाटा तो इसको क्या बोलते हैं? टेबल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न है, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है जिसे वर्ष 1995 में डैश के द्वारा विकसित किया गया था। इंटरनेट एक्सप्लोरर है किसके द्वारा विकसित किया गया था? जल्दी बताओ। 1995 के अंदर है इंटरनेट, ये तो जमा टुच्चा प्रश्न है, बताओ फटाफट सी। इंटरनेट एक्सप्लोरर, इसका मैं बड़ा गलती करके हम गूगल ठोक के आऊंगे, जो करे ठोकोगे तो हम गूगल धरती ठोकेगा। देखो भाई इसका सही आंसर हो जाए माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इंटरनेट एक्सप्लोरर बनाया गया था, गूगल के द्वारा तो क्रोम बनाया गया है। गूगल के द्वारा क्या है? क्रोम बनाया गया। इंटरनेट एक्सप्लोरर भी आया करा, एक ई सा पे आया करा लगता, ठीक है, वो भी ब्राउजर है। अगला क्या है, MS वर्ड 2010 में कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+X का उपयोग है किसके लिए किया जाता है? Ctrl+X का उपयोग है किसके लिए किया जाता है आपका? तो सिलेक्टेड आइटमों को क्लिप बोर्ड में कट करने के लिए। ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। यानी कि जो भी आपने सिलेक्ट करके उसको कट करके, यानी कि भाई उसको यहां से तो मिटो दो। जैसे मान लो आपने ये सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, इसको भाई यहां से तो मिटो दे, यहां से इसको साफ कर दो, इसको क्लिप बोर्ड के ऊपर सेव कर लिया, यानी और कहीं और पे जाके हम उसको कंट्रोल भी दाब के पेस्ट कर सका। अगला क्या है, गूगल क्रोम में बुक मार्क बार को दिखाने या छिपाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट का है प्रयोग किया जाता है? बुक मार्क को दिखाने या छुपाने के लिए है कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? ये प्रश्न पूछा गया, जल्दी बताओ भाई। बस थोड़ी सी क्लास हो रही है, 1-2 प्रश्न हो रहे हैं, बताओ बताओ बताओ। देखो भाई, तो इसके लिए Ctrl+Shift+B, बी से क्या होगा? बुक मार्क। ना बोल्ड ना समझ लियो, बोल्ड ना समझ लियो, ठीक है। अगला क्या है, MS वर्ड, आखिरी प्रश्न है आज की क्लास का, आखिरी तो कौन है, इसका पास एक और रहेगा। MS वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग है पैराग्राफ स्पेसिंग को 1.5 इंच लाइन स्पेसिंग में बदलने के लिए? जैसे मान लो आपका कोई भी पैराग्राफ है, ठीक है, कुछ भी लिख दिया आपने ABCD, इसके अंदर आपको प्रॉपर स्पेस देनी है, ऐसे लाइनों के बीच में, मतलब जैसे ये लाइन है ये लाइन, इसके बीच में एक स्पेस होना चाहिए, ठीक है, इतनी स्पेसिंग होनी चाहिए 1.5 इंच की, ठीक है। तो इसको बदलने के लिए मैं आपको मान लो ये स्पेसिंग बदलनी है, तो स्पेसिंग को बदलने के लिए है कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? ये प्रश्न पूछा गया। तो इसका सही आंसर है Ctrl+5 को अगर आप दबा दो तो ये जो स्पेसिंग है इसको आप लोग बदल सकते हो। अगला क्या, MS एक्सेल 2010 में डैश शॉर्टकट की का उपयोग है डाटा टैब पर जाने के लिए किया जाता है। डाटा टैब है आपका मतलब कि उसके ऊपर जाने के लिए है कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? आज की क्लास का आखिरी प्रश्न है। यार रुक कर गया वीडियो, कोई बात नहीं। देखो डाटा टैब पर जाने के लिए आपका Alt+I का प्रयोग किया जाता है। थक गया, मुन्नी डाल, गला सूख गया है, ठीक है। इन प्रश्न PDF तारती अपना जो टेलीग्राम चैनल है उड़ा तारती मिल जाएंगी, ठीक है। पूरे 50 प्रश्न करवा दिए हैं। और दिल्ली पुलिस कंप्यूटर की हेड कांस्टेबल में जितने प्रश्न आए थे दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में प्रीवियस ईयर के, मतलब सारे के सारे करवा दिए तारती, ठीक है। तो सारे थी राम राम, धन्यवाद, लाना ले लो, खेच जाओ। क्लास खत्म हो पता बता जाओ क्लास कैसी लगी कमेंट करके, और जो अपना टेलीग्राम चैनल है इसना ज्वाइन कर लियो, 8 PDF मिल जाएगी, 91,000 सब्सक्राइबर पाओगे। लाना ले लो, खेच जाओ फटाफट।